आप देख सकते हैं पूरी भरपूर जवानी है, अमिताभ बच्चन वाली कहानी है। अरे तेरी, दिखाओ दिखाओ भाई दिखाओ। देखिए ये है अमिताभ बच्चन साहब, अपने एक डायलॉग हुआ करता है, चारों तरफ से ले लो, चारों तरफ से इस तरह से पुराने जमाने के जेलर हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं मेंटेन करके रखा हुआ हूँ और इस मेंटेनेंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। कितना बता दीजिए। पहले शरीर था दूसरा हो गया। लेकिन अभी तो जीने का मन कर रहा होगा। अब क्या मन करेगा। भैया मरना किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। लोग कहते हैं कि उम्र है 55 का लेकिन दिल है बचपन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कभी कभी लगता है ना कि अगर उम्र ख़त्म हो जा रही है तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा गलत है। लोगों की चाह कभी ख़त्म नहीं होती है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं कि जिनकी चाहत इतनी अंदर तक है कि आज भी मैं जवान हूँ, कुछ भी हो जाएगा भैया मैं जवान हूँ, जवान था हूँ और रहूँगा, ऐसा कुछ है। अभिनय करते हैं, बहुत आपने देखा, एक्टर देखा, सिंगर देखा, संगीतकार देखा, लेकिन एक्टर मतलब अभिनय किया जाता कैसे ये भी देखना ज़रूरी है। टीवी में बड़ा लोग अभिनय कर लेते हैं, धारावाहिक में बड़ा लोग अभिनय कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में मैं भी नहीं देखा था, आज मैं भी देखता हूँ। अभिनय सबका अपना अपना है, सभी लोग अभिनय करते हैं, आज ये भी अभिनय करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। नमस्कार। शुभ नाम क्या हुआ आपका? अविनाश कुमार तिवारी। वाह वाह वाह, तिवारी जी सब पे भारी हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब ये तिवारी जी हैं, तिवारी जी झारखंड से आते हैं, लेकिन झारखंड कि ये धरती गजब है, जिधर जाओ कोई ना कोई मिल ही जाता है। तिवारी जी जिस तरह से अभिनय को देखा जाए और आपके उम्र के हिसाब से जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस उम्र में लोग कहते हैं कि चारपाई दे दो बेटा हम आराम फरमाएंगे, लेकिन तिवारी जी कहेंगे कि नहीं हम आराम नहीं फरमाएंगे, हम तो भैया दहाड़ेंगे और अपने हकीकत जवानी को याद दिलाते रहेंगे, मरते दम तक हम दिखाएंगे। इसमें क्या राज है? दरअसल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो रही है मेरी। मतलब लगभग अच्छा लगभग 47 वर्ष का मैं हूँ। मतलब पतझड़ आया नहीं, बाहर चलने लगा, ऐसा कुछ है। लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। चूँकि गाहे बेगाहे कलाकारी के लिहाज से बाल को रंगाने के एवज में बाल जो नहीं पकना था वो भी पक चुका, और इस ख्याल से लोग समझते हैं कि बड़ी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हूँ मैं। ऐसा नहीं है। और उम्र चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर की जो टैलेंसी है ना वो मायने रखती है जी, और उसके लिए आप जीना चाहते हैं तो ये जिंदगी है। क्या जिंदगी की यही परिभाषा है। और इस परिभाषा को अपनी हुनरमंदी से हमेशा आप अंडरलाइन करते रहते हैं। यही खुशकिस्मती है और यही प्रभु की इच्छा है। गुलदस्ता को मत देखिए, आप चमन को देखिए कि चमन में फूल कैसा कैसा है। इस चमन में ऐसे ऐसे बाहर खिला है कि आप अगर देखेंगे तो वाकई रंग लाएगा। तो जैसे अभिनय किया जाता है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ जिस तरह से अभिनय किया, तो ये मन में कब से ख्याल आने लगा? मैं एक ऐसा लड़का हुआ करता था। लड़का हुआ? अभी तो लड़के लड़का हुआ करता था। लड़के कभी बूढ़े कहाँ होते हैं, लड़के तो लड़के ही रहते हैं, आज भी लड़के हैं। वाजिब है। जब स्कूल के दिनों में मैं ऐसा हुआ करता था कि पब्लिक के बीच में जाना बड़ा डर लगता था। लोगों के बीच में कुछ बात करना, कुछ प्रश्न पूछना, कुछ उत्तर बताना, ये बहुत डर लगता था। हालांकि पाठ याद कर लेता था और स्कूल के जो वर्ग होते थे वहाँ पर जाकर के क्लास टीचर वगैरह को संतुष्ट कर पाता था। लेकिन एक समय की बात है कि उस दौरान तुलसी जयंती के मौके पर कुछ बच्चों की लिस्टिंग हुई और उन बच्चों में कौन क्या क्या करेगा परफॉर्म, उसकी सूची बनी और उस सूची में मेरा भी नाम आया। और मैं पब्लिक से बहुत डरता था, लोगों के बीच में बोलने से डरता था, बड़ी दिक्कत हुई भाई। और मैं
सोच के बहाने से निकल लिया और मैं नहीं बच्चे बोला। हमेशा मतलब कटास करते ही रहते हैं, बहाना तो बनाएंगे हम नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से तो वहाँ से निकल लिया। क्या पता था कि वो बच्चा जो इस तरह से बहाने बना करके कुछ लोगों के बीच में बोलने से बचने वाला बच्चा आज अभिनय करने लगे पब्लिकली। आश्चर्य हुआ। तो गांव में हम लोग रहते हैं और गांव में जब रहते हैं तो बहुत सारा गांव देहात का काम होता है, जैसे खलिहान का काम हो गया, खेत का काम हो गया, गाय है घर में तो उसको भी चराने निकल गए। जाहिर सी बात। तो इसी लिहाज से एक बार गाय चरा रहा था बगल में जा कर के खेत में, और वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ न कुछ अब काल्पनिक शक्ति जो है ना, कब आपके अंदर जागृत हो जाए इसको कहना बड़ी मुश्किल है। तो उस समय कुछ न कुछ चीज़ें दिमाग में बनने लगी। तो अचानक से दिमाग में आया कि ससुरा बोल नहीं पाता हूँ तो कम से कम लिखूँ इन चीज़ों को। तो घर में आकर के ना उन चीज़ों को लिखने लगा, या फिर घर में आते तक भूल जाता। एक दो मरतबा ऐसा हुआ तो वहीं कागज़ और कलम ले करके जाने लगा, जहाँ काम करता हूँ वहीं कुछ दिमाग में आया लिख लिया। अब उसको क्या है ना कि रजिस्टर मेंटेन करने लगा। रजिस्टर मेंटेन करने लगा तो इन चीज़ों का होगा क्या, इसका अचार कहाँ डालूं, समझ में नहीं आए, टेस्ट कहाँ बने इसका। तो उन चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ डाल्टनगंज में आकाशवाणी है, दूरदर्शन केंद्र है, तो आकाशवाणी में आया। वहाँ एक जहाजी करके निर्देशक हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या लिखा है आपने। तो जैसा कि मेरे अंदर हिचक होती थी, मैं सर देखिए ना ये कुछ लिखने का प्रयास किया है तो पढ़ के सुनाइए। तो पढ़ के मैंने सुनाया तो उसमें मतलब जेंडर की बहुत कमी थी, मतलब लिंग निर्णय नहीं हो पाया था। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, उच्चारण के लिहाज से बताया और व्याकरणिक दृष्टिकोण से बताया, और वहाँ पर बहुत चीज़ सुधारा। और वहाँ से 2-3 कविता मैंने बोली, कुछ पैसे भी हमारे को आए वहाँ पर। तो इस तरीके से सिलसिला जारी हो गया। और वहाँ से फिर गाहे पे गाहे कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। एक्टिंग का शौक़ है। कुछ लोग थोड़ा बड़ाई करने लगे तो मन में एक दिया बाती जलने लगा, होने लगा कि चलो भाई कुछ किया जाए। तो एक प्रेम प्रकाश भैया हैं भारतीय जन नाट्य संघ के, तो उनकी चर्चा मैंने सुनी और उनके बारे में जाना। कहाँ जाना पड़ेगा, उनका ऑफिस कहाँ है। तो भारतीय जन नाट्य संघ का ऑफिस यहाँ जयश्री होटल है डाल्टनगंज में, रेड़मा चौक से नीचे, ओवर ब्रिज के नीचे, वहीं पर जाना पड़ेगा। शाम ये वहाँ पर बैठकी होती है और गान बजान सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं, प्रैक्टिस वगैरह होता रहता है। तो वहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया। इस तरीके से सिलसिला चालू हो गया। और सिलसिला जब चालू हुआ तो बहुत कम समय बचे थे, और जंगल के दावेदार करके एक नाटक का रिहर्सल शुरू हुआ। उस नाटक को लेकर के जाना था लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय जो थिएटर का फेस्टिवल होता है वो चीज़ होना था। वहाँ पर न केवल भारत के हर एक प्रांत से अपितु विदेशों से भी थिएटर वाले, भारतीय जन नाट्य संघ के इप्टा जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, तो वो कलाकार आने वाले थे और सबका अपना परफॉर्म था। वहाँ पर जाने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। मैं बेहतरी से लग गया तो उसमें ताज्जुब की बात यह है और मज़े की बात यह भी है कि उसमें केवल एक वाक्य का संवाद मिला मुझे। वो संवाद है, चुप कर सिब्बन, बस इतना ही। हाँ, और इतना ही कह के पूरा नाटक अवधि में मुझे पेड़ बन करके खड़ा रहना था। सामने एक हंगल साहब बैठे हुए थे, शबाना आज़मी साहिबा थी, उनका आगमन हुआ था, उनका भाषण सुनने का मौका मिला। अखिलेंद्र मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता वगैरह सबका अपना अपना प्ले था। तो हम लोगों का भी प्ले था, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि एक हंगल साहब यहीं कुर्सी में बैठे हुए थे और यहाँ हम लोगों का प्ले चल रहा था। अहो भाग्य, वहाँ से शुरुआत हुई मेरी।
और मेरे दिमाग में ना एकदम से ऊर्जा बनने लग गई इन चीज़ों को लेकर के, और मैं ऊर्जान्वित होकर के पूरी तरह से लग। जैसे आप जानते होंगे एक पिक्चर आई थी शोले, जिसमें गब्बर सिंह हुआ करता था। गब्बर सिंह जब गांव में अगर बच्चे रोते थे तो बच्चे की माँ बोलती थी, बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसा था। तो भैया ये अभिनय करते हैं और अभिनय में गब्बर सिंह अपने आप को गजब दर्शाता है और गजब दिखाता है। तो अपने कभी कभी लगता है कि जिस तरह से है डायलॉग याद करना, शब्दावली याद करना, इस तरह से अभिनय होता है। कुछ होता है जो कि हमेशा पकड़ के लोग जैसे कहते हैं ये चीज़ें हमेशा बोलना है, तो वो कौन सा शब्द रहा जिसे आप हमेशा बोलते रहे? हिंदी बोलना मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं है कि और भाषा से हमको एलर्जी है, सभी भाषाओं की पकड़ एक अभिनेता होने के नाते होनी चाहिए। लेकिन हिंदी भाषा ईश्वरीय देन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी जिह्वा ज़्यादा रिसीव कर पाती है, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये कर पाता हूँ, वो कंफर्टेबल हुई महसूस करता हूँ। जो चीज़ नहीं आती है वो सीखने का प्रयास करता हूँ, बेहतरी कैसे बने प्रस्तुति में उसका प्रयास करते हैं। सीखना तो आजीवन है। कोई ये कहे कि मैं परिपूर्ण हो गया हूँ तो ये मूर्खता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर इस तरह से अगर देखा जाए अभिनय का क्षेत्र जिस तरह से संगीत का क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो परिपूर्ण व्यक्ति कभी नहीं होता है। क्यों? तो अभिनय हमेशा सीखा जाता है, आदमी मरते दम तक सीखते हैं लोग। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें कलाएं हैं जिसको आप कला करके दिखा लेते हैं लोगों को। ऐसी क्या कला है जिसको हमारे दर्शक अगर देखना चाहें तो क्या दिखा पाएंगे? मैंने सुना है कि आज भी आप अपने पैर को मतलब पूरा जमीन पे जैसे ऐसे कह लूँगा तो, चूँकि ठेठ भाषा में समझ लीजिए, अब उसको इंग्लिश में दोहराना नहीं चाहूँगा। तो इस तरह से कुछ है अभिनय तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे थोड़ा सा। दरअसल उस कला को मार्शल आर्ट कहते हैं। मार्शल। और बड़े मज़े की बात रही कि मेरी शादी 1993 में हुई, और शादी के तुरंत बाद मैंने मार्शल आर्ट सीखना प्रारंभ कर दिया। अब ये भी कोई बात जमाने में भी अब ये भी कोई बात हुई भला कि शादी हो गई और मार्शल आर्ट जा कर के सीख रहे हो? वो जो दुल्हन आई है बेचारी क्या सोचेगी कि मेरा पति जो है अभी है आराम ये करने के। अक्सर होता है जब लोग होता है कि अगर ऐसे आप नहीं कर पाते तो स्त्री जब आती है जीवन में तो उत्तेजना बढ़ जाती है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पहले आदमी नहीं सोचता है, तो वो स्त्री आ जाती है ना तो अक्सर होता है। तो आप मार्शल आर्ट क्यों बनना चाहें? स्त्री आती है तो स्त्री के साथ आदमी पल अपना गुजारना चाहता है ज़्यादातर। यदि आपके भीतर आम बात से हट करके कुछ विशेष है, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष किरदार आपके भीतर करवट ले रही होती हैं, तो यकीनन आपको कभी ना कभी उसको निकालने की होड़ मच जाती है, अंदर ना रुकता नहीं है वो चीज़। तो मार्शल आर्ट, अभिनय, ये सब कुछ का सामंजन है आपस में, चूँकि कला है, कला का ही प्रश्रय है इन सारी चीज़ों को। तो उसी दरमियान शादी के उपरांत जस्ट ही तुरंत मैंने मोहम्मद साहिद इकबाल थे यहाँ डाल्टनगंज में टाउन हॉल में, और वहाँ पर फील्ड में सिखाया जाता था। तो बहुत ज़्यादा पैसों के अभाव में, या फिर पैसा का अभाव यूँ कह लीजिए कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है इन चीज़ों को लेकर के। घर में एक बात होती है कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, कोई बात नहीं है, कुछ नौकरी ले लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, शिक्षक बनो, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी करो, कोई बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को ही समझ आमतौर पर हमारे यहाँ देहात में इन सब चीज़ों की समझ नहीं होती है। जिस तरह से अगर देखा जाए जब से आप कर रहे हैं तो क्या लगा कि अब तक कहाँ तक सफलता हासिल कर पा रहे हैं आप? हाँ, सफलता इप्टा के जरिए बहुत जगह मैंने सम्मानित मंच पर जा कर के या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरण का काम किया है, लोगों को जागरूक किया है, कुछ कुरीतियों को, सुनीतियों को, योजनाओं को लेकर के। सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप दुकान खोल दीजिए, दुकानदारी से आपको पेट भरने का मौका है। आपको सर्विस सरकारी नौकरी लग जाती है या प्राइवेट नौकरी लग जाती है, उससे पेट भरने का साधन मुहैया हो जाता है। लेकिन एक कलाकार, खास तौर पर अभिनेता को बहुत दिक्कत होती है
अभिनय करने के एवज में रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है। सही बात है। ये खास तौर पर अभिनेता की बात मैं कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है, मेरे अंदर की जिद है कि मैं अभिनय ही क्यों ना करूं। मैं ये बढ़िया कर सकता हूँ, मैं दुकानदारी कर सकता हूँ बढ़िया, तो दुकान चलाऊंगा और दुकानदारी से अपनी रोटी का जुगाड़ करूंगा। लेकिन मेरे अंदर की जिद है कि मैं अभिनेता हूँ, अभिनय करूंगा और अभिनय से पैसा आना चाहिए और उससे रोटी मेरी चलनी चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए। कोई डायलॉग बताइए जिससे बहुत काफी प्रसिद्ध रहा आपका डायलॉग, या फिर ऐसा कुछ है याद आपको? शायरी हो जैसे इस तरह से हो। अमिताभ बच्चन साहब मेरे आदर्श रहे हैं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अभिनेता हैं जो पसंद आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को देख करके ज़्यादा इजीली मैं फॉलो कर पाता हूँ। तो उनका एक डायलॉग है खुदा गवाह का, उसको पेश कर रहा हूँ। सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मोहब्बत जिसके लिए फैराद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध का दरिया बहा दिया। मोहब्बत जिसके लिए मजनू ने सेहराओं की खाक छानी और आज भी जिंदा है तारीख बनकर। उसी मोहब्बत के लिए आज ये काबुल का पठान हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत की खैर मांगने आया है। आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद है। रोशनीगार खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। क्या बात, खुदा गवाह है। क्या बात है, क्या बात। मतलब इस तरह से डायलॉग, तो ये मिमिक्री के तौर पर मैं नहीं बोलता हूँ। तो एक डायलॉग है। हाँ, एक डायलॉग है जो याद है, बोल दिया और अच्छा लगता है उनको देखना समझना, और अभिनय सीख जाता हूँ। तो इस सिलसिले में बहुत सारा काम भी किया। सावधान इंडिया सरीखे सीरियल में काम होना हो, या फिर यहाँ पर एक नास्तिक फिल्म बन रही थी अर्जुन रामपाल हर्षित मल्होत्रा जो मुन्नी की किरदार में थी बजरंगी भाईजान में। तो टीनू आनंद साहब थे, तो उनके साथ एक दो सीन करने का मौका मिला। वेब सीरीज जो रांची में अभी बन रही थी, तो वेब सीरीज में भी मौका मिला। और 8-10 भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कुछ चलते चलते, अब चूँकि आपका समय भी बहुत काफ़ी है, मैं नहीं चाहूँगा कि विलंबता हो, लेकिन चलते चलते कुछ हो जाए, ऐसे जान भर दिया जाए जिसमें लोग कहते हैं क्या है कैसे है। लड़ेंगे नहीं हम आपसे, बस लड़वा देंगे कि भैया लड़के दिखा दो। जिस तरह से आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की तरह आप खड़े भी हो। अरे लंबाई भी उसी तरह है और अदा भी वही है, ऐसे हिलते रहते हैं अमिताभ बच्चन जी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पलामू में जो भी कलाकार बंधुगण हैं, जो कला की जिस भी विधा से जुड़ा हुआ हो, सबका सम्मान मिलता है, सबका प्यार मिलता है, और जो हमसे बड़े हैं उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। देख लीजिए भैया, ये अमिताभ बच्चन जी हैं, हमसे भी बहुत लंबे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। क्या तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो चलते हाँ, शायद आप लोग सोच रहे होंगे वो स्ट्रेचिंग की बात आपने कही। हाँ। तो मार्शल आर्ट भैया, जवानी में मार्शल आर्ट होता है, लेकिन बुढ़ापे में भी वही जवानी है जो जवानी आप देखना चाहते हैं, ऐसे है मार्शल आर्ट। क्या सर? हाँ, तो स्ट्रेचिंग को मैं बरकरार रखे हुए हूँ अभी भी। हाँ, क्योंकि पेट वेट तो निकला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, और संभवतः नहीं निकलेगा, जीवन पर्यंत नहीं निकलने दूंगा। इसका राज क्या है सर? इसका राज बड़ा पेट वेट निकल जाता है, इसका राज क्या? इसका राज ये है कि बहुत पॉजिटिव जीवन जीता हूँ, और सुबह सुबह 10 मिनट का ही सही व्यायाम अवश्य करता हूँ, और जो मैं सीख पाया हूँ मार्शल आर्ट के दौरान। चलिए व्यायाम में आज करके दिखाइए। चलिए भैया देख लीजिए। नहीं, बस स्ट्रेचिंग दिखा दे। एकदम समझ गया। चलते चलते फिर से आप देख सकते। अरे एक कुर्सी लाया जाए, हटाइए भैया कुर्सी को, इसको, हाँ इसको पकड़िए पंकज जी, आप कुर्सी लाइए। कुर्सी तोड़िएगा मत अमिताभ बच्चन साहब, बाकी कुर्सियों की बड़ी लानत है। अरे बाप रे बाप, कुर्सी पे ही कर देंगे? बिल्कुल। अरे तेरी कीजिए। आप देख सकते हैं भैया अमिताभ बच्चन जी हैं। चलिए घुसा खींचिए तो पंकज। आप देख सकते हैं पूरी भरपूर जवानी है, अमिताभ बच्चन वाली कहानी है। अरे तेरी, दिखाओ भाई, दिखाओ
देखिए ये हैं अमिताभ बच्चन साहब अपने एक डायलॉग हुआ करता है चारों तरफ से ले लो, चारों तरफ से ले इस लो। तरह से एक डायलॉग हुआ था कि हम पुराने जमाने के जेलर हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, हाँ, कुछ तो भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं मेंटेन करके रखा हुआ हूँ। हाँ। और इस मेंटेनेंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कलात्मक क्षमता है और इन चीज़ों को मेंटेन करने से आपकी शारीरिक शक्ति बनी रहती है, शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है, पॉजिटिवली। ये कुर्सी हटा देंगे तभी टिक जाएंगे। थोड़ा बहुत अभी दिक्कत है, उम्र का ख्याल है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन शुरुआती दौर में 3 घंटे सुबह और 3 घंटा शाम को प्रैक्टिस होता था। तो सारी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं जो किया जा सकता है, लेकिन समझा जा सकता है कि ये चीज़ मेंटेनेंस सही बात है, सही बात। तो इस तरह बहुत से सारी है चीज़ें। जैसे उम्र के हिसाब से अगर देख ले तो बगल में दादाजी भी खड़े हैं, अगर उनसे हम कहेंगे तो उनको नहीं कर पाएंगे, ना इस तरह से हो पाएंगे। ये वाकई में एक चीज़ जानना होगा कि ये स्ट्रेचिंग जो है ना, ये साधारण प्रैक्टिस के आधार पर नहीं कायम हुआ है। ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, चारों तरफ फ्रीली एकदम। तो इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। देख के समझ में आ रहा है कि शरीर नहीं रबड़ है, जब चाहेंगे तब ये कवर कर लेंगे। भैया ये शरीर की बनावट ऐसी है कि जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। अगर इनसे कहा जाए तो नहीं कर। देखिए ये भी है, मतलब उम्र, देखिए उम्र का तकाजा नहीं है। क्या आप भी ऐसा कर पाएंगे? नहीं। कभी किए हैं कि नहीं? नहीं किया। हाँ? अच्छा आप क्या करते थे? उम्र आपकी कितना हो गया होगा? उम्र तो बहुत हो गया, 88। अरे बाप रे बाप, देखिए भैया वो भी मिल गए। अभी मैं कहा ना कि उम्र है 55 का, दिल है बचपन का, लेकिन ये है 88 वर्ष के, मतलब 90 समझ। तो पहले में और आज में अंतर क्या है, बस इतना बता दीजिए। पहले शरीर था दूसरा, शरीर हो गया। लेकिन अब भी तो जीने का मन कर रहा होगा। अब काम मन करेगा। भैया मरना कौन चाहता है? सच्चाई है क्या सर? कोई मरना नहीं चाहता है, इस तरह से है। अगर आप लास्ट करना चाहें तो एकदम एकदम वही मैं कह दूं कि कोई भी इंसान जी अपने जीवन को जिए जी तो अपने अंदर की हुनरमंदी को मरने न दे, उसको करते रहे, किसी का साथ मिले अथवा ना मिले। अगर आप पॉजिटिवली अपनी हुनरमंदी को लेकर के जीते हैं तो प्रकृति भी विवश हो जाती है कि आपका साथ दे। उसी सिलसिले में एक बात कहना चाहूँगा कि क्षमा बुझती ज़रूर है। क्या बात है? क्षमा बुझती ज़रूर है, मगर महफिलें ख़त्म होती नहीं। दिल टूटता ज़रूर है, अरे वाह, मगर मोहब्बतें ख़त्म होती नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अगर यकीन न हो, अगर यकीन न हो तो पढ़ लो उन किताबों को। लोग मरते ज़रूर हैं मगर यादें ख़त्म होती नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वही बात हो गई कि जमाने को देखकर हम भी मोहब्बत का दास्तान लिखना चाहते हैं, इस दिल पे किसी लड़की का नाम लिखना चाहते हैं। अरे उससे बयान न कर सके तो क्या हुआ दोस्त, सिर्फ उम्र भर देखकर प्यार करना चाहते हैं। ऐसा भी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरह से ये प्यार तो जिंदा रहना चाहिए। हाँ। दिलों में जब प्यार की नमी बनी रहेगी तब आपके जो व्यक्तित्व हैं वो हरे भरे रहेंगे। क्या बात है। चलिए सर, आज हमारे चैनल पे आए और मैं आप आभार प्रकट करता हूँ। और लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि आज कैसा एहसास कर रहे हैं? हमारे जैसे कभी कभी आप देखे होंगे पत्रकार, ऐसा कोई पत्रकार नहीं है इस, अगर देखा जाए तो ऐसा भी पत्रकार देखे हैं जो बिना हाथ का आके बाइट करता हो? यकीनन आप ऐसा अपने बारे में मत बोलिए। आपका चैनल देखा था मैंने और मैंने कमेंट किया था कि आप प्रेरणा के स्रोत हैं। अरे मैं उन शब्दों को, उन वाक्यों को दोहरा नहीं पा रहा हूँ कि आपके हाथ नहीं हैं। आपके हाथ हैं, आपके सहस्त्रों हाथ हैं और उन हाथों को हाथ जोड़ करके साथ है मेरा। और मैं प्रेरणा ले रहा हूँ बस कि सामने वाला कोई भी हो, किसी भी तरह की कोई कमी है तो उसके अंदर कुछ न कुछ विशेषता भी है और उन विशेषताओं को
थोड़ी सी चिंगारी दो, वो आग बन के निकलेगी और दुनिया के क्षितिज पर छा जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने इस तरह से किया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।